डिबेट छिड़ा हुआ है। पहला मुद्दा है अफ़गान क्राइसिस का। अफ़गानिस्तान में तालिबान ने जिस तरह से सत्ता हथियाने की कोशिश की है और लगता है कि आने वाले दिनों में जल्दी ही अफ़गानिस्तान में तालिबान के नेतृत्व में सरकार बन जाएगी। और दूसरा बड़ा मुद्दा है जो कि चर्चा में है कि पब्लिक पे सेक्टर की जो अंडरटेकिंग्स हैं, जो उनके एसेट को पार्शियली बेच के या मोनेटाइज़ करके देश की जो बदहाल अर्थव्यवस्था है, उसको ठीक करने का, उसको उसको बूस्टर देने का। आज हम इन्हीं 2 मुद्दों पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे श्री विजय शंकर पांडे जी से कि आखिर क्या देश में इन 2 मुद्दों के अलावा अब सारे मुद्दे खत्म हो गए हैं? या कोविड की जो समस्या थी, कोविड के बाद जो वैक्सीनेशन की समस्या थी, जो बेरोज़गारी की समस्या थी, जो शिक्षा की समस्या थी, इन सभी मुद्दों को अब सॉल्व कर लिया गया है, उसका निराकरण कर लिया गया है। और आखिर इन इन 2 मुद्दों पर इतनी चर्चा हो रही है, इसके पीछे लगातार सरकार से लेके और मीडिया और पार्टियां लगी हुई हैं, तो इसके पीछे का मकसद क्या है? और भारत के सामने या भारत की सरकार के सामने, खास तौर से अफ़गान संकट के मामले में और कितने विकल्प हैं, जिसके चलते कि आने वाले टाइम में भारत की जनता का, भारत के हितों का और भारतीय जो सीमा है, उसकी सुरक्षा और बेहतर तरीके से हो सके। तो पांडे जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है एक बार फिर इस कार्यक्रम में और हम शुरुआत अफ़गान क्राइसिस से करना चाहते हैं। पिछले दिनों आपके एक विचार पढ़ने को मिला था, जिसमें आपने स्ट्रॉन्ग मिलिट्री की वकालत की थी और कहा था कि इस अफ़गान क्राइसिस के बाद भारत को अपनी मिलिट्री की ताकत बढ़ानी चाहिए, मिलिट्री का आधुनिकीकरण करना चाहिए और इस तालिबान जैसी ताकतों से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आज हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि प अफ़गानिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है, वो एक दिन में तो नहीं हुआ, उसके पीछे वर्षों से धीरे-धीरे चल रही थी चीज़ें। रूस का अपना रोल था, अमेरिका का अपना रोल था, पड़ोसी जो मुल्क है, पाकिस्तान उसका अपना रोल था। हम लोग भी वहाँ बिज़नेस कर रहे थे, कारोबार कर रहे थे और कल तक तो ये दावा किया जा रहा था कि अफ़गानिस्तान के भाग्य विधाता हम ही बने हुए थे। और आज अचानक ये हो गया कि अब हम भी जिस तरह से अमेरिका अपना बैगेज लेके भाग रहा है, अपने सामान छोड़ के भाग रहा है, उसी तरह से हम भी वहाँ से अ, भागने की कोशिश कर रहे हैं, अपने नागरिकों को लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपकी नज़र में ये जो क्राइसिस है, ये इसके पीछे का क्या पृष्ठभूमि है? और उसमें भारत की क्या भूमिका रही है और कहाँ-कहाँ भारत फेल रहा है इस पूरे क्राइसिस के दौरान? देखिए मिश्रा जी, अफगानिस्तान हमारा तत्कालिक पड़ोसी देश तो नहीं है, लेकिन वो उसके अंदर जो भी होता है उसका हमारे देश पर असर पड़ना बड़ा लाजमी है। देखिए ये हमारे देश का, हमारे जो भारत वर्ष का एक अभिन्न रंग काफ़ी बार रहा है। मौर्य शासन जो 300 BC था, वो अफगानिस्तान तक था और अंग्रेज़ों के समय में भी काफ़ी समय तक उनकी वो थी। तो हमारा बड़ा क्लोज़ उनसे संबंध रहा, इसलिए वहाँ जो कुछ भी होता है उसका असर हमारे पे पड़ता है। बीच में हमारे अफ़गानिस्तान और हमारे बीच में एक पाकिस्तान हमारा देश है, जो हम ही से निकल के बना है, लेकिन इतिहास के कुछ प्रश्नों के कारण वो हमारे साथ दुश्मनी की का जैसा व्यवहार करता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश काफ़ी समय से उससे परेशान रहा है। इन स्थितियों में अफगानिस्तान में भारत का, जिसे कहते हैं, इंटरेस्ट साफ तौर पे कहा जा सकता है। अभी प्रश्न आता है कि आखिर हमने किया क्या इसके लिए। देखिए, जब अमेरिकन फौजों ने वहाँ पर तालिबान को भगाया, उसके बाद से सभी इंटरनेशनल कम्युनिटी से कहा गया कि भाई आप लोग आइए और अफगानिस्तान को बिल्ड करिए। तो उसमें भारत से भी बहुत अपेक्षा की गई और भारत ने काफ़ी कुछ किया है। लगभग $2-2.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट जो है
वो इन्वेस्टमेंट है वो उसमें वहाँ पर उन्होंने किया, मूल तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर में और शिक्षा में। लेकिन ये सब उस स्थिति में था जब वहाँ की सुरक्षा और वहाँ का कानून व्यवस्था अच्छी रही। अब जैसे ही तालिबान ने वहाँ पर कब्जा किया, अब सारी स्थितियाँ बदल गई हैं। आप इस बात को देखिए कि विश्व स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर कभी भी मित्र नहीं होते, स्वार्थ होता है। और उस दृष्टि से चाहे वो अमेरिका हो, चाहे भारत हो, सबको अपना अपना स्वार्थ देखना रहता है। अमेरिका ने अपना एक स्वार्थ ये दिखाया कि वो 20 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, कितने साल में, ये प्रश्न उनका बिल्कुल सही है, भाई हम कितने साल में। लेकिन जो आज इंटरनेशनल कम्युनिटी उसे सवाल पूछ रही है वो एक ही सवाल है कि भाई आपके बारे में बिल्कुल पता है कि आप कितने साल रहेगी, लेकिन जो देश छोड़ने का ढंग है, आप जिस तरह से जा रहे हैं वो गलत है, क्योंकि आपने आधा अधूरा छोड़ा है। आपने अगर बयान सुना हो अफगान सरकार के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे और उनके और वरिष्ठ जो कैबिनेट मंत्री थे, वो भी यही बात कह रहे थे कि भाई आप छोड़िए देश, क्योंकि आप हमेशा यहाँ नहीं रहेंगे। हम भी चाहते हैं कि दूसरे की फौज हमारे ऊपर न बैठी रहे, वो जाए, लेकिन आप जरा स्थायित्व तो पैदा करिए। अभी हाल में मैंने एक बयान पढ़ा, तो अफगानी सरकार की तत्कालीन जो वरिष्ठ मंत्री लोग थे, उन्होंने बड़े साफ तौर पे कहा कि अमेरिका ने से हमने जो आश्वासन दिया था और तालिबान ने जो आश्वासन उन्हें दिया था, सिर्फ तालिबान ने कुछ भी पूरा नहीं किया और हम पर अमेरिका ने दबाव डाला कि सब पूरा करा लिया। जैसे कैदियों को छोड़ना, ये आपने पढ़ा होगा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट थे अफगान के, वो नहीं चाहते थे इसको। जहाँ तक तालिबान का था, उनको युद्ध विराम करना था, उन्होंने नहीं किया। मतलब एक तरफा ये सारी बातें, ये अमेरिका का जो समझौता था वो इम्प्लीमेंट किया गया, उसका खामियाजा दुनिया के सामने। अब भारत को क्या करना चाहिए, ये प्रश्न। देखिए मिश्रा जी, कमजोर की इस दुनिया में न आज कोई सुनता है, न पहले कभी सुना है किसी ने। इतिहास गवाह है कि कमजोर राष्ट्रों की को मुंह बंद करके बैठना पड़ता है, क्योंकि उनको कुछ कर नहीं सकते। हमारा देश, मैं उसको कमजोर इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा संख्या मिलिट्री के लिए कि वो बैठा है, लेकिन दुर्भाग्य से वो कभी भी, चाहे वो अपनी विचारधारा के कारण, चाहे वो राजनीतिक नेतृत्व की सोच के कारण, ये जो भी रहा हो, देखिए हम लोग सरकार में नहीं, इसलिए हम नहीं जानते कि अंदर क्या सोच चल रही है और क्या इंटेलिजेंस उनके पास क्या विचार है, ये इसलिए हम लोग सिर्फ उन बिंदुओं पर चर्चा कर सकते हैं जो पब्लिक डोमेन में है। हमारे देश ने कभी भी बाहरी देशों में दखल नहीं दिया, ये बात हमारे इतिहास में हमारे सामने है। लेकिन आप फिर बिना अपनी ताकत दिखाए कभी भी आप अपना जो सेल्फ इंटरेस्ट है, मैं स्वार्थ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ कोई मित्रता होती नहीं है विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में। तो आपका स्वार्थ तभी सिद्ध होगा जब आपकी थोड़ी ताकत दिखे। आप कैसे ताकत दिखाते हैं ये आपके ऊपर है, लेकिन दुर्भाग्य से हम वो प्रदर्शित कर पाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। अब अभी हाल में देखिए चीन के साथ क्या हुआ, चीन घुस आया, हम लोग अभी भी उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि वापस चले जाओ। दुनिया में अनुरोध से कुछ हुआ है आज तक? मुझे तो इतिहास के पन्नों में कुछ दिखता नहीं है ऐसा कि कभी भी अनुरोध पर या अनुनय विनय से कुछ हुआ हो। उसी तरह पाकिस्तान से, देखिए पाकिस्तान हमारे सामने बहुत छोटा सा देश है, लेकिन क्या कारण है कि हम लोग उससे त्रस्त हैं। ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि इतनी बड़ी फौजी सेना और इतने बड़े वो लेकर, लाभ लश्कर लेकर, हम अभी भी अपना कोई भी, हम दूसरे पर कब्जा नहीं करने की बात कर रहे हैं, लेकिन कम से कम इतना प्रभाव तो हमारा होना चाहिए कि कोई हमारे ऊपर दांत उठा के ना देख सके। इसीलिए मिश्रा जी मैं कहता हूँ कि हमें इतनी ताकत बढ़ानी चाहिए कि कम से कम हमारे पड़ोसी तो हमारे ऊपर आंख उठा के न देख सके। आज हमें दिखता है सब आंखें तरेर रहे हैं हमारे ऊपर, और हम चुपचाप जो है ये सहन कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं, इसके लिए देश को जल्दी कुछ करना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतने दिन से भारत अफ़गानिस्तान में कारोबार से लेकर और डिप्लोमेसी तक में शामिल था। एक जानकारी ये भी आ रही है कि भारत की सरकार जिसको कि डिप्लोमेसी की लैंग्वेज में कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट कहा जाता है और आम बोलचाल की भाषा में ये कहा जाएगा कि वो तालिबान के लोगों के साथ परोक्ष रूप से बातचीत कर रही थी।
दोहा में। और हमारे जो विदेश मंत्री हैं, जो पहले विदेश सचिव थे, वे लगातार तालिबान के कुछ प्रतिनिधियों के संपर्क में थे। इस तरह की चर्चा हो रही है, बताया जा रहा है, पब्लिक डोमेन में है। ऐसे हालत में जब भारत की सरकार खुद 2018 से तालिबान के संपर्क में थी, जिसको कि डिप्लोमेसी में कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट की भाषा कहा जाता है, तब भारत का इतना बुरा हाल क्यों हो रहा है अफ़गानिस्तान में? कि उनको अपना कारोबार समेट के आना पड़ रहा है, उनको ये नहीं पता कि कल क्या होगा। भारत में जिस तरह के डिस्कोर्स और डिस्कशन सुनने को मिल रहे हैं और देखने को कहा जा रहा है कि अब तालिबान के आने के बाद कश्मीर में स्थिति और खराब हो सकती है, आतंकी वारदातों में इजाफा हो सकता है। तो इतना दहशत और इतनी असुरक्षा और इतना अविश्वास का वातावरण क्यों बनता जा रहा है भारत में? अगर भारत की सरकार लगातार तालिबान के संपर्क में 2018 से थी तो। मिश्रा जी, ये बड़े दुख की बात है जो आपने कहा कि हम इतने बड़े देश और इतने मजबूत लाव लश्कर के साथ भी इतने डरे हुए क्यों हैं। देखिए मिश्रा जी, हमारे देश की एक फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है कि आतंकवाद के साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे। और हम इसीलिए हमने पाकिस्तान से जो बॉम्बे अटैक हुआ उसके बाद से लगभग एक तरीके से बातचीत बंद कर रखी, क्योंकि हमारा स्टैंड देश का ये है, बहुत सही स्टैंड है कि आतंकवाद चलाते हुए हम आपसे बात नहीं करेंगे। अब उस परिप्रेक्ष्य में जरा आप तालिबान से बात की को तौलिए। वो सबसे बड़ा आतंकी संगठन है, हम नहीं कह रहे हैं, भारत सरकार का कहना है, जिसने उस सरकार को 5, 6, 7 तक रिकग्नाइज नहीं किया। अमेरिका भी यही कहता रहा, सारी दुनिया ही कहती रही, सारी दुनिया के देशों 3 देशों ने तो उस राष्ट्र के उस सरकार को मान्यता दी थी, सऊदी अरेबिया, यूएई और पाकिस्तान। बाकी किसी ने तो उसको मान्यता भी नहीं दी थी। तो उसको हम आतंकवादी एक तरह से मानते रहे। और ये बताइए मिश्रा जी, ये यूनाइटेड नेशंस के जमाने में फौज के साथ आप किसी विधिवत चुनी सरकार को आप उलट दें वायलेंस से, ये आतंकवाद गुंडाई नहीं है तो है क्या फिर? तो आप अगर इनके साथ बात कर सकते हैं तो फिर आपकी वो पॉलिसी का क्या होगा जो आपने कहा आतंकवादियों से हम बात नहीं करते, आतंक जब तक तब तक बात नहीं करते। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है, इसको ये मेरी समझ में तो नहीं आता। लेकिन मैं बार बार के दोहरा रहा हूँ कि देखिए, देश की सरकारों के पास बहुत तथ्य होते हैं जो हमारे आपके पास कभी नहीं रहेंगे। मैं सरकारों में काम कर चुका हूँ, इसलिए मैं सिर्फ ये मूल प्रश्न ही उठा सकता हूँ। हो सकता है सरकार के पास ऐसे कंपेलिंग रीजंस हो जिसके कारण उसको करना पड़ा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि आपको आखिर ऐसी नौबत क्या आ गई। आपका 2-2.5 करोड़ बिलियन अगर डॉलर जा रहा, जाने दीजिए, फर्क क्या पड़ता है? आप इतने बड़े राष्ट्र हैं, आपके ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। भाई, आपने जब तक वो वहां पे शांति थी, एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, आप इसकी मदद की। आज वहां पर आतंक के बूते पर सरकार बैठी है, मत करिए। मेरा तो साफ कहना होगा कि 2-2.5 अरब डॉलर, 2-2.5 बिलियन डॉलर का कोई मतलब नहीं हमारे देश के। छोड़ दीजिए उसे और कह दीजिए कि हम ऐसी सरकारों के साथ नहीं समझौता करते। और जहां तक कश्मीर बचाने का है, मिश्रा जी, ये देश अपनी सुरक्षा अपने बल पे कर पाएगा। दूसरे की मदद इंटरनेशनल रिलेशन से कोई करता नहीं, सब स्वार्थ देखते हैं। और सब दुनिया भर को पता है कि पाकिस्तान ने ही तालिबान को जन्म दिया, पाकिस्तान ने ही तालिबान को पाला पोसा। वहाँ का पूर्व प्रधान राष्ट्रपति और सारी सरकार, और अभी हाल में अभी जो डिपोज उसके जो वाइस प्रेसिडेंट है, वो खुले कह रहे हैं भाई ये पाकिस्तानियों ने तो सब कराया है। तो आप तालिबान से समझौता क्या कर सकते हैं जब पाकिस्तान से बात नहीं करते आप? तो मेरा ये साफ कहना है कि अपने बूते पे सुरक्षा करिए, किसी दूसरे के बूते पर किसी से समझौता करके सुरक्षा की बात मत करिए। मेरी जो समझ हुई है, अपने बूते पर, अपने दम पर, अपनी सुरक्षा से कश्मीर से तालिबानों को भी भगाइए, पाकिस्तानियों को भी भगाइए। किसी से मदद मांग के मत करिए। कोई दुनिया में देश दूसरे की लड़ाई नहीं लड़ता, सब अपने स्वार्थ की लड़ाई लड़ते। अमेरिका ने सारी लड़ाइयाँ कम्युनिज्म को हराने के लिए लड़ी, उसके बाद अपने आतंकवादी जो घटना थी उसका बदला लेने के लिए लड़ा। किसी देश को बचाने के लिए नहीं आता। हाँ, बयान दे देगा, फ्लीट खड़ा कर देगा, ये सब कर देते हैं लोग,
सिंबॉलिक चीजें, लड़ते नहीं। तो हमारे देश को कोई डर नहीं होना चाहिए तालिबान से, कोई डर नहीं होना चाहिए पाकिस्तान से। हमें अपनी सुरक्षा अपने बल पे करनी चाहिए। इसीलिए मेरा कहना है, अगर आपको अपनी सुरक्षा बलों में की ताकत में कुछ कमी दिखती है तो जाइए दुनिया भर से अस्त्र खरीदिए, दुनिया भर से वो प्लेन खरीदिए, फाइटर प्लेन खरीदिए, सब तैयार मिलते हैं। पैसा आपके पास, हमारे देश के पास बहुत है, हमारे देश के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। इसलिए करिए, इतने मजबूत हो जाइए कि कोई आपके ऊपर आंख उठा के न देख सके। अब हम दूसरे मुद्दे पर थोड़ा चर्चा करना चाहेंगे। वो भी बड़ा गंभीर है और उसको लेके दो भी डिबेट चल चल रहा है। विपक्ष की पार्टियां कह रही हैं कि सरकार जो पब्लिक एसेट है उसको बेच रही है और अपने करीबी कॉरपोरेट मित्रों को दे रही है सस्ते दामों में। और सरकार का ये कहना है कि देश की जो माली हालत है, जो अर्थव्यवस्था है, उसको मजबूत करने के लिए, उसको गति देने के लिए डिमोनेटाइजेशन की पॉलिसी लाई गई है। दोनों का अपना एक व्यूज है और उनके अपने स्ट्रॉन्ग उसके लॉजिक्स हैं। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से ये काम इस समय सरकार करने जा रही है मोनेटाइजेशन के नाम पर, इसका कोई लाभ जर्जर हमारी अर्थव्यवस्था को मिल पाएगा? या फिर कुछ उस तरह की कंपनियां जो प्रॉफिट मेकिंग है, जो कि ए, इतने साल से नवरत्न कंपनियों की तमगा लेके बैठी थी, वो उन कंपनियों को कुछ कॉर्पोरेट्स घरानों के हाथ में सौंप दिया जाएगा? मिश्रा जी, ये सारी चीजें इस पर आती हैं कि आप देश के साथ करना क्या चाहते हैं। अगर देखिए, एक तरफ है पूरा बाजारवाद और एक है दूसरा एक वेलफेयर स्टेट। ये दोनों चीजें अपनी अपनी जगह सही है। एक उदाहरण आपके सामने, एक अमेरिका खड़ा है बाजारवाद का, दूसरा आपके सामने यूरोप और स्कैंडिनेवियन कंट्री खड़े हैं जो वेलफेयर स्टेट की एग्जाम्पल्स हैं। दोनों की अपनी अपनी फिलोसफी है। आप किस फिलोसफी पे चलना चाहते हैं, ये सरकार जो चुनी हुई आई, जिसको मैंडेट है, वो कर सकती है। इसलिए असेट को मोनेटाइज करना या बेचना बुरा नहीं, लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जब यहाँ प्राइवेटाइजेशन और असेट बेचा जाता है तो डकैती होती है। आप शुरू करिए, जब कभी भी हमारे देश में प्राइवेटाइजेशन हुआ तो उसमें लूट हुई है। प्रदेश में देख लीजिए, सीमेंट मिलें बेची गई, आपको अच्छी तरह पता है। सीमेंट मिल बेचने में घोटाला हुआ। हमारी चीनी मिलें बेची गई, चीनी मिल घोटाला की सीबीआई आज तक जांच कर रही, राजनीतिक कारणों से कोई कुछ होता नहीं। कौड़ी के दामों पे, मैं मिश्रा जी बता दूं, मैं उस समय सरकार में था, मैं हमेशा सबको कहता था कि भाई ऐसी लूट क्यों करा रहे हो। चीनी मिलों के पास 500 करोड़ की जमीन थी, वो 5 करोड़ में बिक रही थी और एक ऐसे समूह को दी गई जो सत्ता पक्ष के गोद में खेलता था। आपको याद होगा, वो वाजपेयी जी की सरकार में बीएसएनएल, विदेश संचार निगम लिमिटेड, बेचा गया 800 या 900 करोड़ रुपए में। 1600 करोड़ तो उसके खाते में जमा था। आपको याद होगा सेवाय होटल जो एयर इंडिया का था, बेचा गया। वो होटल की जमीन ही उसकी 3 गुनी थी और उस समय के जो मंत्री जी थे वो बड़े ईमानदार कहे जाते हैं। हमारे यहाँ जब जब असेट बेचे गए मिश्रा जी, तब तक लूट हुई। जो अगर ये विश्वास दिला दें कि आप लूट नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इसकी फिलॉसफी में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक चीज और बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है मिश्रा जी, आप बताइए, कभी अपने घर का चांदी सोना बेच के कोई अमीर हुआ है? कभी नहीं। दूसरा, अगर कोई सॉवरिन गवर्नमेंट जैसी हमारी केंद्र सरकार है, वो कहे कि उसके पास पैसा नहीं, तो मुझे बड़ी हंसी आती है। मिश्रा जी, मैं इस व्यवस्था का पार्ट रहा हूँ बहुत वर्षों तक। मुझे बहुत दुख होता है कि आखिर आप ये देश चलाने वाले सत्ता बैठे लोग ये समझ क्यों नहीं पा रहे हैं। ये सब सड़क और एयरपोर्ट बेचने से तुम्हारा देश नहीं चलेगा। मैं कई बार इस बात को लिख चुका हूँ कि आप चीन, जिससे आप आज सारी दुनिया कांप रही है, उससे किया क्या? उसने मिश्रा जी 2000 से 2013 के बीच में 33 ट्रिलियन डॉलर के बराबर युआन, लगभग 3 गुना आप कर दीजिए, एक युआन में 3 युआन आता है $1 का, तो लगभग 100 ट्रिलियन युआन प्रिंट किया और उसने बदल के रख दिया।
आप ये बताइए, आप कैसे अभी आपने जब 2020-21 में जब आपके टैक्स पूरे कोरोना उसके कारण बंद, आपने 12 लाख करोड़ रुपए तो प्रिंट किए, 10 लाख करोड़ जो अखबार फॉर्म में निकला है। तो आप कैसे कह सकते हैं? देखिए मिश्रा जी, सारी दुनिया के जो वो है इकोनॉमिस्ट एक बात कहते हैं कि आप जो मॉनेटरी पॉलिसी है, जो आप जो जिसे कहते हैं प्रिंटिंग ऑफ नोट्स है, वो कभी बुरा नहीं अगर आप उससे डोल न बांटें, आप उसको सब्सिडी न दें, आप उसको सिर्फ प्रोडक्टिव एसेट्स पे लगाएं, आप जितना चाहिए करिए। हमारे देश के पास कैपेसिटी नहीं है मिश्रा जी कि जो हम लोग यूज कर पाए। अभी आप 20 लाख डॉलर 20 लाख करोड़ दे दीजिए, खर्च नहीं कर पाएंगे। इसको हमें बिल्ड करना चाहिए था। देखिए हमारी देश की जो सलाहकार लोग हैं, जो सरकारों को सलाह देते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता ये कैसे इस तरह की सलाह देते हैं और कैसे सलाहें मानी जाती हैं। 5-6 लाख करोड़ रुपए का मतलब क्या है? कुछ भी नहीं। मिश्रा जी, आपके देश का बजट 35 लाख करोड़ का है, आपने उसमें 12-15 लाख करोड़ रुपए आपने प्रिंट किया। जो पिछले साल का जो मुझे जानकारी में 10 लाख हो गए, 8 लाख हो, जो भी सरकारी आंकड़े जो भी पता लगते हैं हम लोग आपको वही कह सकते हैं। मिश्रा जी, ये मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप अपने एसेट को मोनेटाइज, बेईमानी ना होने दीजिए। आज देश को चिंता इस बात की है कि कुछ ऐसे औद्योगिक घराने हैं जो सरकारी नीतियों का अनुचित लाभ उठा रहे हैं, इसीलिए वो बड़ी तेजी से उनके एसेट्स बढ़ा रहे हैं। ये अच्छी बात है, ये किसी देश के लिए अच्छा है। इस दृष्टि से इसका जिसे कहते हैं लोग विरोध कर रहे हैं, तो उस बात में बल समझ में आता है। मुझे भी इस बात की चिंता होगी कि जो भी मोनेटाइजेशन हो रहा है वो किसी के ऐसे लोगों की जेब में न जाए जो सरकारी पैट्रनेज पर। ये कल्चर मिश्रा जी कांग्रेसी सरकारों ने पैदा की, पैट्रनेज वाली कल्चर, लाइसेंस और राज से, और उसी की कॉपी करते चले जाए। मैंने आपको बताया वाजपेयी जी के जमाने में 2 उदाहरण तो मुझे साफ पता है। लोग चिल्लाते रहे, कभी किसी ने न जांच किया न कभी कुछ हुआ। यही हालत हमारे प्रदेश में सीमेंट और कारखाने जो थे, सीमेंट और चीनी सब बेच दिया आपने, और देखिए आपने किस दाम पे बेचा। सीबीआई जांच हो रही है, रेड पड़ रही है, लेकिन हमारे देश में राजनीति ही अब सीबीआई और ईडी पर होती है, इसलिए सब मामले ठंडे बस्ते में है। नहीं तो ये सब जेल होने चाहिए। जिन लोगों ने इसमें पैसा खाया और जिन लोगों ने ये कौड़ी के दाम पर असेट बेचे, मुझे उन अधिकारियों का नाम पता है जो इसमें शामिल थे। पूरी फौज है उनकी। बाद में वो सब सेक्रेटरी भारत सरकार बनकर, चीफ सेक्रेटरी बनकर रिटायर हुए, उनका कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन सब शामिल थे, क्योंकि मैं हमें उनको बस आगाह करता था कि तुम क्यों कर रहे हो ये सब लूट क्यों मचा रखी तुम लोगों ने। तो हमारे यहाँ एसेट बेचने का जो हश है आप देख लीजिए। जो हमारे यहाँ हाईवे बनते हैं 3-4 गुने दाम पे बनते हैं। अभी आपने पढ़ा होगा बहुत रिपोर्ट्स IL&FS, तो IL&FS जो उसमें देख लीजिए यही हुआ। दुगने तिगुने दाम के उसने इन्फ्लेट करके जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किए। बैंकों ने राजनीतिक दबाव में, भ्रष्टाचार में लिप्त होकर पैसे दिए, डूब गए। तो डूबना ही था। यही हालत बड़े बड़े ग्रुप्स का हुआ जो हमारे प्रदेश में काम करते थे। हमारे एक अभी हाल में जो लखनऊ आगरा से लखनऊ का एक्सप्रेस वे बिना 3 गुना 5,000 करोड़ की उसकी एस्टिमेट थी, 18-17,000 करोड़ रुपए में बना है। मिश्रा जी, ये देश कब जगेगा? एक एक किलोमीटर सड़क में का दाम 3-4 गुने लगा कर आप कर रहे हो, पूरे देश में हो रहा है ये। इसको मोनेटाइज, अरे मोनेटाइज क्या करना है? आप वो चोरी रोक दो, देखो अब ये आप पैसा बरसेगा आपके पास। मिश्रा जी, भ्रष्टाचार ने हमारे देश की जड़ें साफ कर दी है, और लेकिन भ्रष्टाचार की समस्या का नाम लेने वाला हमारे देश में कोई है ही नहीं, कोई बोलता ही नहीं इस पर, क्योंकि सब इसमें कहीं कहीं शामिल है। हम लोगों को याद है 2014 के पहले बीजेपी का जो एजेंडा होता था, आडवाणी जी से लेके और बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं का, वो काले धन की बात करते थे, विदेशी घुसपैठियों की बात करते थे, बांग्लादेशियों को भारत में आने से रोकने की बात करते थे, जो विदेशों में पैसा जमा है उसको वापस लाने की बात करते थे, और सार्वजनिक जीवन से राजनीतिक और आर्थिक भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते थे।
और राजनीति से अपराधीकरण को दूर करने की बात करते थे। और शायद इन्हीं कारणों से 2014 में देश की जनता ने बीजेपी को सत्ता सौंपी थी। अब लग रहा है कि 19 में आने के बाद फिर एक बार बीजेपी को देश की जनता ने विश्वास जताया और उसको लगा कि शायद किन्हीं कारणों से जो ये 2014 के पहले बोलते थे, उनको पूरा नहीं कर पाए, उन चीज़ों विषयों पर काम नहीं हो पाया है, तो चलो एक और मौका दे के देखते हैं। तो 2019 में फिर जनता ने उनको सत्ता दी और प्रचंड बहुमत की सरकार बनी 2019 में। लेकिन आज की तारीख में ये सारे मुद्दे चर्चा से बाहर हैं। इस पर कहीं कोई राजनीतिक संवाद दिखाई नहीं दे रहा है। उनके जो करीबी साधु-संत थे, वे खुद कारोबारी बन गए। वे भी अब इस विषय की बात नहीं करते हैं, जो कि ज़ोर-शोर से अपने शिविरों में इस तरह की चर्चाएँ किया करते थे। तो आपको लगता है कि हमारे देश में जब भी कोई सीरियस इश्यू उठता है या उठना चाहिए, तो वो चुनाव आते-आते वो सब डाइल्यूट हो जाता है और सारा जो फ़ोकस होता है, जो ताकत होती है, वो चुनाव जीतने और चुनाव हराने में ही लगा दी जाती है और इसीलिए जज़्बाती मुद्दों को उठाने की कोशिश होती है। अफ़गानिस्तान की समस्या हिंदू-मुसलमान की समस्या नहीं है, ये हम सब जानते हैं। अफ़गानिस्तान के इतिहास के बारे में आपने खुद बताया कि वहाँ कबीलाई संस्कृति है, वॉरलॉर्ड्स हैं, आपस में वो बरसों से लड़ते रहे हैं, आज भी लड़ रहे हैं। सत्ता के लिए संघर्ष वहाँ चलता रहता है। वहाँ 97% आबादी तो इस्लाम के मानने वालों की मुसलमान है। लेकिन भारत में जिस तरह का हाइप क्रिएट किया जा रहा है, यूफ़ोरिया क्रिएट की जा रही है, लग रहा है कि तालिबान की सारी दुश्मनी हिंदुओं से है और तालिबान पैदा हुआ है हिंदुओं के खिलाफ। तो आपको अभी भी उम्मीद है कि जो आने वाले दिनों में चुनाव होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में या देश के बाकी राज्यों में 2022 और 23 में, उसमें कुछ ठोस मुद्दों को लेके हमारी राजनीतिक पार्टियाँ जाएँगी जनता के बीच में, अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर उस पर चर्चा करेंगी? या फिर एक बार इसी तरह के जज़्बाती मुद्दों को उछाल के उनको मिसलीड किया जाएगा और उनका समर्थन लेके सत्ता में वापसी कर ली जाएगी? मिश्रा जी, आपको बहुत ज़्यादा अनुभव है राजनीति का और राजनीति देखने का, वर्षों से पत्रकारिता में रहते हुए। जितनी पार्टियां हैं जो चुनाव में उतरेंगी, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर ले हम लोग, उसमें उतरेंगी, सभी का रिपोर्ट कार्ड 100 में 0 है, क्योंकि किसी ने भी कुछ भी नहीं किया है। तो ये एक दूसरे को सिवाय इन मुद्दों के अलावा घेरे कैसे? ये बताइए। सभी पार्टियों को 10-10 साल कम से कम 10 साल प्रदेश में सरकार चलाने का मौका मिला और इन्होंने किया क्या? सारी की सारी समस्याएं वैसी की वैसी पड़ी है, क्योंकि सब एक ही चीज में शामिल थे, वो था लूट खसोट में शामिल थे, संपत्ति बनाने में शामिल थे। जो सामान्य घरों से पैदा हुए ये नेता आज हजारों हजार करोड़ की संपत्तियों के मालिक हैं और इनकी पार्टियों के आयोजन पे, प्रत्येक आयोजन में करोड़ों करोड़ खर्च होता है। एक एक रैली 10-10 करोड़ रुपए की, 20-20 करोड़ रुपए की होती है। अच्छा, ये बताइए कि ये कैसे किसी मुद्दे की बात कर सकते हैं? ये 10-10 साल रहे हैं, न ये शिक्षा ठीक कर पाए, न स्वास्थ्य ठीक कर पाए, न बेरोजगारी दूर कर पाए, न लोगों को न्याय दिला पाए, न लोगों के लिए कानून व्यवस्था ठीक कर पाए, नाली नाबदान ठीक कर पाए, घर आवास ठीक कर पाए, बिजली पानी ठीक कर पाए। ये क्या क्या बोलेंगे? इनके पास सिवाय अगड़ा पिछड़ा हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद के अलावा बचा ही क्या है? इनकी राजनीति देख लीजिए। 2 पार्टियां प्रदेश में जात वाली, जिनको जात से ज्यादा कुछ लेना देना। एक पार्टी, 2 पार्टी हिंदू मुसलमान वाली है, एक मुसलमान लेके बैठी है, हिंदू लेके बैठी है। एक पार्टी का कहीं वर्चस्व नहीं बचा, क्योंकि वो भ्रष्टाचार में इतने सालों तक शामिल रही, वो मुंह दिखाने का भी नहीं है। अब आप सोचिए कि ये मुद्दों की बात कैसे कर सकते हैं? मिश्रा जी, हमारे देश की राजनीति काले धन में इतना डूब चुकी है, ये इससे उबर पाने के लिए अब देखिए होता क्या है कि एक बार आप दलदल में जब डूब जाएंगे, निकलने की जितनी कोशिश करेंगे उतना ही और दबेंगे आप, उतना ही और घुसेंगे। अब ये सब गिव अप कर चुके हैं, ये कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, चुनाव देखिए क्या होता है,
चुनाव हमारे प्रदेश और देश में 15 दिन में होता है। ये पार्टियां बड़ी चालाक हो गई। कैंडिडेट का नाम नॉमिनेशन पेपर फाइल होने से 2 दिन पहले डिक्लेयर होता है। 15 दिन का समय मिलता है। 15 दिन में जो झूठ फरेब, जात पात, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, जो करना चाहो कर लो, जीतो हारो निकल आओ। बाकी चुनाव राजनीति है क्या? 15 दिन जनता के पास, और उसमें कितनों के पास जा पाओगे आप? कुछ नहीं, ये तमाशे, बड़ी बड़ी रैलियां, बड़े बड़े पोस्टर, बैनर, नारेबाजी, चुनाव खत्म। कोई जीतेगा, कोई हारेगा, सब तो जीत नहीं सकते चुनाव में। इसकी विधा ही यही है, 10 खड़े होंगे, एक जीतेगा, बाकी 9 हारना है। जो जीत गया सो जीत गया, वो राजा बन गया। और कहा जाता था अभी तो बड़े पॉपुलर है, कोई पॉपुलर नहीं। मिश्रा जी, ये लोग सिर्फ तमाशा है हमारा चुनाव। 15 दिन पहले, उससे पहले को दिखाई नहीं पड़ता। आप जाके देख लीजिए, आपको बहुत लंबा अनुभव है राजनीति को कवर करने का। मिश्रा जी, हम लोग जितने भी मुद्दे आपने गिनाए, ब्लैक मनी के, रोजगार के, ये सब, इनको इन पर इनका रिपोर्ट कार्ड सबका बहुत खराब है, इसलिए इसकी कोई बात नहीं करता। ये बात कैसे करें? अच्छा, अभी अफगानिस्तान से जो जानकारी आ रही है, उसमें एक जो चर्चा इस बात की भी है कि वहाँ जो लोग सरकार में थे, वो भी भ्रष्टाचार में इतने ज़्यादा डूबे हुए थे कि वहाँ के नागरिकों ने और वहाँ के जो सेना के नीचे तबके के कर्मचारी थे और अधिकारी थे, उन्होंने उनका साथ नहीं दिया। इसलिए तालिबान के जो 30,000 लड़ाकू थे, उनके सामने 3 लाख अफ़गानी सेना सरेंडर कर दी। और अमेरिकी आर्मी और बाकी जो उनके ऊपर के नेता थे, वे अफ़गानिस्तान छोड़ के भागने पर मजबूर हो गए। तो भ्रष्टाचार ऐसी चीज़ है, आर्थिक भ्रष्टाचार, चाहे वो पाकिस्तान में हो, अफ़गानिस्तान में हो या दुनिया के किसी भी मुल्क में हो। एक अगर लंबे समय तक आर्थिक भ्रष्टाचार में सत्ता से जुड़े हुए लोग रहते हैं, तो उसका रिएक्शन आवाम में देखने को मिलता है। तो सत्ता से जो लोग भी जुड़े रहते हैं, अगर वे लंबे समय तक आर्थिक भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं, तो उसका रिएक्शन अवाम में होता है। हमारे देश की जनता इतना टॉलरेंट है कि इतने वर्षों से वो इस तरह की बीमारियों से जूझ रही है, लेकिन अभी भी जनता के मन में उस तरह की तीव्र प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिलती है, जिस तरह की तीव्र प्रतिक्रिया दुनिया के दूसरे मुल्कों में देखने को मिलती है इतिहास में। और इसलिए दुनिया के दूसरे मुल्कों में जो राजनीतिक बदलाव होता है, जो सामाजिक बदलाव होता है, जिस तेजी से होता है, शायद उस तेजी से भारत में नहीं हो पा रहा। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। अब फिर हम लोग दोबारा मिलेंगे किसी दूसरे बर्निंग इश्यू पर। आपकी हम राय जानने की कोशिश करेंगे और आपकी राय हम अपने ऑडियंस तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। नमस्कार। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।